बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नई डेवलपमेंट्स, नई चीज़ों के साथ हाज़िर खिदमत जनाब। और फितनतुल ख़वारिज का एक और बुज़दिलाना वार नाकाम। DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर हमला किया और उसके हवाले से अगर हम देखें तो गुज़िश्ता शब जो उन्होंने नाकाम और बुज़दिलाना हमला किया उसको नाकाम बना दिया गया। 5 के 5 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक कर दिया गया। 6 एहलकार शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी। मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर है जनाब। और उसके साथ साथ हमने देखा कि हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR ने हुई थी, उन्होंने कहा था कि मुल्क व कौम के दिफा के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर इकदाम करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि जी खून का बदला लेने के लिए जो कुछ हो सका और जहाँ तक जा सके हम जाएंगे। ये बात उन्होंने अफ़गानिस्तान के तनाजुर में कही, जो कि ख़बरें आ रही थी गुज़िश्ता दिनों से। 2-1 दिन पहले की बात है और परसों की बल्कि हम बात करें कि शब को पाकिस्तान कहा जा रहा है। अफ़गान मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान एयरफोर्स पे लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान जेट्स ने और ग्राउंड फोर्सेस ने अटैक करके वहाँ पर जो मतलूब, इंतहाई मतलूब जो TTP की लीडरशिप है उसको हलाक किया है, जहन्नुम वासिल किया है। पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफा क्यों है? उसके अलावा अफ़गानिस्तान में मौजूद ग्रोह पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल और ख़तरा हैं, एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। फिर उसके अलावा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के, मुत्तकी साहब, वो भारत यात्रा पे गए 1 हफ़्ते के लिए, जो कि अनयूजुअल है। मतलब भारत की गोद में जाके बैठे हैं और फिर पाकिस्तान से हमदर्दी की उम्मीद करते हैं। क्या तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रोहों को रोकने में नाकाम रही? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि वो हमेशा से इनकार करते आए। सहूलतकारी वो फराहम कर रहे हैं। काबुल में TTP की लीडरशिप का मौजूद होना इस चीज़ की कमाजी है कि भरपूर सपोर्ट के साथ तालिबान हुकूमत जो है उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गज़ा जंग के हवाले से, तो जंगबंदी बरकरार, फ़लस्तीनियों की वापसी शुरू हो गई है। 2 साल जंग के बाद फ़लस्तीनी अपने तबाहशुदा घरों को लौटने लगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपको वीडियो लिंक पर खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद एक हमला DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है उस पर किया गया है। और जिस तरह हम देख रहे हैं, मुत्तकी साहब भारत जाके बैठे हैं, क्योंकि भारतीय प्रॉक्सीज़ ही अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमले करती हैं, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे KPK हो। क्या मैसेज आप समझते हैं DG ISPR ने दिया दहशतगर्दों के हवाले से और पॉलिटिकल उन लोगों के हवाले से भी जो कि पाकिस्तान दुश्मनी में पीछे नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, बड़ा क्लियर कट और कैटेगोरिकली DG ISPR सेड कि वी विल फॉलो द टेररिस्ट जहाँ कहीं पे भी होंगे। सो जहाँ भी कहीं पे हो, उसका मतलब है, वाज़ेह मैसेज है कि हम उधर भी जाएंगे जहाँ जहाँ पे होंगे। और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, स्पेशली जब दहशतगर्द वहां से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अफगानिस्तान से इस तरफ आते हैं, तो वो फैसिलिटेटर्स यहाँ पे हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, शेल्टर देते हैं, फर्दर उनके कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो उनके लिए भी एक वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया है, या तो इनको पकड़ के हैंड ओवर कर दें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को फैसिलिटेट करें, असिस्ट करें, वरना दे शुड फेस द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको फिर वो फेस करें। तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर कट मैसेज है, सबके लिए है। और इस पर देखिए, हमारी पॉलिसी बड़े वाज़ेह है, क्लियर है कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज दहशतगर्दी इज कंसर्न पाकिस्तान में। और इस पे देखें, स्टेटस को की कोई बात नहीं होगी, ये भी उन्होंने वाज़ेह किया। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि स्टेटस को की कोई बात नहीं होगी। आपने पास में देखा होगा, जब भी अफगानिस्तान की बात होती है हम कहते हैं चले खैर इस दफा छोड़ दें, इग्नोर कर दें, चले बात चलाओ। तो अब वो बात नहीं है। अभी एक हार्ड स्टेट की तरह हमने चीजें करनी है और डिसीजन हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। अभी आप देखें, वन डॉक्यूमेंट रजीम हमने इन्फोर्स कर दिया, तोरखाम में भी कर दिया है, चमन में भी कर दिया है, एल्सवेयर जहां भी क्रॉसिंग है, 5 क्रॉसिंग है, वहां पे ये इम्प्लीमेंट हमने करवाया है। सो वी आर डिपोर्टिंग इलीगल अफगान्स एज वेल एज हमने जो डॉक्यूमेंटेड अफगान्स थे उनको भी हम भिजवा रहे हैं। तो हमने स्मगलिंग पे तो ब्रिगेड साहब, आपको किया है। लगता है जो अफगानिस्तान की परसों शब को जो कहा गया कि अटैक हुआ है और TTP की लीडरशिप को हलाक कर दिया गया है, नूर वली मसूद की बात की जा रही है, उसके सेकंड हैंड कमांड, थर्ड हैंड कमांड की भी बात की जा रही है, तो DI खान का हमला उसकी तनाजुर में देखा जा रहा है? ये देखें, मेरे ख्याल में जितने भी हैं, जितने वाकयात हैं, आप इसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके दहशतगर्द हैं जो 2020 में, जो एक हमारी का सो कॉल 2022 में, बल्कि जो लोग इन हुए थे, ये कुछ तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं।
सो ये तो वो लोग शामिल थे जिनको कहा गया कि आप रिएक्ट करें, एक्शन करें, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली किया है। तो ये, और खास तौर पर डेरा इस्माइल खान डिवीजन देखें जो साउथ के एरियाज में शामिल है, तो यहाँ पे हमने पास में भी देखा है, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान इज पार्ट ऑफ डेरा इस्माइल खान डिवीजन, यहाँ पे भी वाकयात हैं। फिर कराची में हमने देखा, दराबंद में है, टाक में देखा है। और तो इस तरह यहाँ पे प्रेजेंस है। और ऊपर से ये देखें, साथ ही साउथ वजीरिस्तान के साथ पक्तिका का प्रोविंस है, जहाँ पे भी इनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। सो वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना और आगे जाके ये वारदातें करना इनके लिए आसान होती है। सो बहरहाल जो भी कुछ होगा, कि हमारी तरफ से एक वाज़ेह मैसेज है कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जहाँ कहीं भी होंगे उनको ढूंढा जाएगा एंड दे विल बी टेकन टू टास्क। मेरा ख्याल में बड़ा क्लियर मौकफ का इजहार किया है। कल ISPR ने उनसे पूछा गया। तो जो वज़ीर ख़ारजा जो निगरान हुकूमत, अबूरी हुकूमत अफ़गानिस्तान की, वो इंडिया जाके बैठे हैं, ये किस चीज़ की तरफ इशारा करती है चीज़? बड़ी सिंपल सी बात है। देखें ना कि एक तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सुना कि एक वजीर ख़ारजा 6 दिन के दौरे पे गया, वरना 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम होते हैं। और उसके बाद उनको तो रिसीव करने वाला आपने देखा हो कि जॉइंट सेक्रेटरी या सेकंड सेक्रेटरी टाइप आदमी था जिन्होंने उसको रिसीव किया। और जब उनकी बातचीत हुई तो मैं बड़ा हैरान था कि जिस तरीके से वहाँ पे जयशंकर साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि जी, कि हमें वी हैव ए कंटिन्यूअस बॉर्डर विद अफगानिस्तान, और ऐसा उन्होंने दावा किया। ये डबल पे ये दावे कर रहे थे, वो रेफर कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान को, वहां से वी शेयर बॉर्डर विद वाखन कॉरिडोर। तो वो उन्होंने एक दावा वहां पे छोड़ दिया। सेकेंड, उन्होंने ये भी कहा कि जी, कि हम दोनों ममालिक मिलकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करेंगे। अभी आप अंदाजा लगाए कौन बात कर रहा है। अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहा है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, पाकिस्तान के अंदर एलवेयर दहशतगर्दी स्टेट पॉलिसी के तौर पे। और वो किससे बात कर रहा है? अफगानिस्तान, जिन्होंने होस्ट किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एपिक सेंटर फॉर द टेररिज्म इज अफगानिस्तान, नो देयर इज नो डाउट। जी हाँ, बिल्कुल, उसमें शक ही नहीं है। और ये बात करते हैं, देखें कि इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। आज जिन लोगों ने कहा था ये दे आर द वर्स्ट टेररिस्ट, आज जाके उनके पास बैठ गए हैं और बुक्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें बेसिकली सिग्नलिंग कर रहे हैं, हमें डिप्लोमेटिक जेस्चर दे रहे हैं कि आप हम पर प्रेशर रखेंगे तो हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे। तो हमने इंडिया को ऑलरेडी सबक सिखा चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो मर्जी कर ले। ये पहली दफा नहीं है, पिछले 78 साल से अफगानिस्तान हैज बीन ए प्रॉक्सी ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। सो जो मर्जी वो कर ले, हम वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द पोटेंशियल, हमने पास में भी डेमोंस्ट्रेट किया, और हमारी इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है, हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज भी है। वी विल गो आफ्टर देम, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। वी हैव द राइट ऑफ हार्ट परसूड एज वेल। और बात वही आती है कि जो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी कर रहा है, उस टारगेट को कहीं भी होगा उसको एलिमिनेट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, दिस इज आर्टिकल 51 है, चैप्टर 7 है। यूनाइटेड नेशन पे जो वाज़ेह तौर पे कहते हैं अगर आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन होती है, यू हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। सो जो हमें पता है, देखिए कि अफगानिस्तान से ये सारे दहशतगर्द आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है। अमेरिकन ने रियलाइज किया है, चाइना रियलाइज करता है, रशिया करता है कि अलकायदा वहां पे मजबूत है, इस्लामिक स्टेट है। और देखिए, जनक कुरेला जो फॉर्मर कमांडर थे, और उन्होंने भी कहा कि TTP जो फितना उल खारिज है, it has become a threat to global peace। और जो मार्च 2000 इस साल ही मार्च में जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज थी अमेरिका की, थ्रू डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक 32 पेज रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था ये फितना और खारिज जो इट हैज बिकम ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। सो मेरे ख्याल में दुनिया में रियलाइजेशन है, अगर इस तरह छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल में ग्लोबली इट विल हैव सीरियस इश्यूज। जी बिल्कुल। और कर्नल साहब ये बताइएगा, ब्रिगेड साहब सॉरी, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं माजी की, तो जितना नुकसान पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से हो चुका, जिसकी डिटेल कल जनरल साहब ने दी, DG ISPR ने, और उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कितने फिगर्स हैं, कितने सुसाइडर्स थे जो अफगानिस्तान से आए, कितने ऑपरेशंस किए गए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जितना सॉफ्ट
ہینڈ ان کے لیے سافٹ ہارٹیڈلی ان کے لیے کام کرتے ہیں اتنا یہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بھی بیٹھ کے افغانستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں افغانستان نہیں ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں مجھے ایک اوکیزن کوٹ کریں آپ پچھلے 78 سال میں جس وقت میں آپ کو افغانستان نے سپورٹ کیا. کوٹ می ون سنگل اوکیزن جہاں افغانستان آپ کی مدد کی ہو. نیور. انہوں نے بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے. ان کے آپ باتیں سنیں. وہ انڈیا کے ساتھ مل کے تھرو آؤٹ رائٹ فرام 1950 جب ان کی ایک فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی انڈیا کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بلوچستان دونوں کو ڈسٹیبلائز کیا. اور پھر وہ دیکھیں کہ کتاب ہے ہرش پنت کی انہوں نے لکھا انڈیاز افغان میڈل میں انہوں نے لکھا کہ اندرا گاندھی پرائم منسٹر کے طور پر انہوں نے کہا کہ جتنے انسرجنسیز پاکستان میں بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں انہوں نے کہا ان کی مدد کرو. اور انہوں نے کہا لیٹس اسٹریٹجکلی ہم اس کو اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کریں ود دی ہیلپ آف افغانستان. سو ان کی سوچ اس وقت سے تھی اور آج بھی ان کی یہی سوچ ہے پاکستان کو ایسٹ ویسٹ سے کر. اور پریزیڈنٹ داؤد نے بھی یہی کہا. دیکھیں کہ ان کی انفارچونیٹلی دیکھیں کیا بات ہے. مائی اینیمیز انیمی میں اویناش پلیوال نے لکھا اس میں داؤد نے انڈیا کو کہا ان کو کہا کہ آپ ملٹریلی انگیج پاکستان فرام دی ایسٹ وی ول ٹیک آن فائٹ فرام دی ویسٹ سو دیٹ وی کین فکس پاکستان. یہ تو ان کی اپروچ رہی ہے ہمارے خلاف. جی. اور سن 2000 کے ابتدائی اوائل میں اگر ہم دیکھیں یعنی کہ ابتدا کی بات کی جائے تو یہ باقاعدہ پالیسی ویسٹ ٹو ایسٹ والی جو تھی اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا گیا اور پاکستان کو انگیج کیا گیا. جیسے کشمیر کے اندر فینسنگ کروا دی گئی تو انڈیا نے تو خود کو سیکیور کیا لیکن پاکستان کے لیے ایک نیا فرنٹ کھول دیا گیا کہ پاکستان کی توجہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہو جائے, ویسٹرن بارڈر کی طرف کر دی جائے اور ان کا جو ایسٹ بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے یا وہاں سے حملہ کرنے کے لیے وہ تیار رہیں. ابھی بھی ان کی یہی پلاننگ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے انڈیا کا افغانستان میں آخر اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ بارڈر بھی نہیں ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سو مائی enemy is my friend. So that is the basic چانکین فلسفی. جی ہاں, تو اسی کے لیے وہ افغانستان کو آ کے یوز کرتے رہے. اور ابھی بھی دوبارہ اب طالبان جو اسلام کے دائی ہیں ان کو دوبارہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اندر آ کے پھر پاکستان کے خلاف مل کے ہم کارروائی آلریڈی وہ کر رہے ہیں تو مزید کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا واضح موقف ہے, ہماری واضح کیپیبلٹی سے انڈیا کو پتہ ہے تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے ٹیررزم کو شکست دینا ہے, پہلے بھی دے چکے ہیں اور فیوچر میں بھی دیں گے. افغانستان کو بھی پتہ ہے. پھر ہم افغانستان کے لیے جو لیوریجز ہے وہ ہم یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی مشکلات افغانستان کے لیے ہوں گی. پہلے کنڑ نورستان کی بات کی جا رہی تھی, 4 ٹریننگ کیمپس کی بات ہوتی تھی کہ بھارتی سپانسرڈ جو پراکسیز ہیں ان کے لیے ٹریننگ کیمپس جو بنائے گئے ہیں. اب سنا ہے کہ پکیتیا اور دیگر پروونسز میں بھی 27 ٹریننگ کیمپس بنا دیے گئے ہیں اور اتنا کھلے عام یہ کام کیا جا رہا ہے. 4 ممالک نے گزشتہ دنوں ایک وارننگ ایشو کی تھی افغان حکومت کو, آپ کو یاد ہوگا. اب یہ بتائیے گا کہ اگر اس خطے کے تمام ممالک مل کر افغانستان کے اوپر ایکشن لیں گے یا افغانستان کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا بیچ میں آڑے آئے گا؟ نہیں, انڈیا تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, یہ تو ریجنل مسئلہ ہے اور اس میں انفارچونیٹلی دیکھیں ایون جو ماسکو فارمیٹ بنا ہے اس میں بھی انڈیا ممبر ہے. ورنہ انڈیا کا کوئی انٹرسٹ بنتا نہیں, لنک نہیں بنتا ہے. جن کے بارڈریں ملتی ہیں وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں تو اس کا نہیں, لیکن بٹ اسٹل ممبر ہے. لیکن انڈیا کی اتنی وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ انفلوئنس کر سکے. دیکھیں امریکہ ان کے اگینسٹ ہے. سو رشیا چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے, وہ کبھی نہیں چاہیں گے یہ اسلامک اسٹیٹ افغانستان سے کچھ کرے یا القاعدہ کرے. اسی طرح امریکنس کے بھی یہی اپروچ ہے. سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی وہ بھی بڑے کاشیس ہے کیونکہ افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. سو یہ حالات ہے, پریشر پڑے گا کیونکہ ہم بھی پاکستان بھی ریجنل اپروچ کو ہم لے کے چل رہے ہیں. پریشر جو ہمارا چائنا کی طرف سے یا رشیا کی طرف سے امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک کی طرف سے بھی آ رہا ہے. تو ہماری یہ بھی اپروچ ہے. پھر ہماری یہ ڈائلاگ ہم سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے ود افغان طالبان گورنمنٹ.
लेकिन एट द सेम टाइम हम जो काइनेटिक एक्शन है उससे भी पीछे नहीं हटेंगे. वी विल कंटिन्यू. जब भी कोई हमला होगा तो हम वी विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग जहां जहां भी होंगे. ब्रिगेड साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि चाइना की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट थी वो भी चाइना ने अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दी। अफगानिस्तान में चाइनीज़ सिक्योर्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान में वही चाइनीज़ हैं जिन पे यही अफगानी हमला करते हैं, यही दहशतगर्दी करते हैं। तो चाइना इस मामले में खामोश क्यों है? चाइना तो अंदर से बड़ा इनको कर रहा है, इनको समझा रहा है और सारा कुछ है. लेकिन अफगानिस्तान में ये देखें, अनफॉर्चुनेटली ये तालिबान ये हैं, उनके वो एक तो हमें ये समझना चाहिए उनकी जो एक तो उन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो क्रैक डाउन नहीं करना चाहते. एक तो उनको अपना खौफ भी है, डर भी है, अगर कुछ करेंगे ये कल हमारे पीछे हमारे सामने खड़े हो जाएंगे या इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करेंगे, वो भी इनको है. सेकंड, वो एज ए लेवरेज के तौर पर अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर देयर जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि उनके जो तमाम इकोनॉमिक या इनलीगल स्पेक्ट्रम है वो ये प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ से, और फिर वो ब्रांड ऑफ इस्लाम जो वहाँ पे है इनके थ्रू यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. सिंस वो दे कॉल देम, उनको मुजाहिद कहते हैं, वो कहते हैं हमारे भाई हैं, और फिर वो कहते हैं जी हम उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी है तो भी हम उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे. तो इसलिए देखें कि कोई एतबार तो इन पर नहीं किया जा सकता है, और हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. और हमारा नेशनल इंटरेस्ट यही है कि दहशतगर्दी जहाँ कहीं से भी होगी, ईस्ट से होगी या वेस्ट से होगी, जो फैसिलिटेट करेगा, जिस सेफ हेवन से आएंगे, तो वी विल गो आफ्टर. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेड साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे प्रोग्राम में हमारा हिस्सा रहे। हम अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। मैं लेता हूँ वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान है। खुश आमदीद कहते हैं जमील साहब आपको। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। जमील साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के तनाजुर में, और अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त भारत की झोली में जाकर 6 दिनों का विज़िट करने के लिए पहुंच चुके हैं। जो हालात और जिस तरह की DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मामलात हम अफ़गानिस्तान से देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनका ये दौरा मुत्तकी साहब का अफ़गानिस्तान का आप किस तरह देखते हैं? जी, बेसिकली देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप इसको किसी कंट्री के सॉवरेनिटी के तनाजुर में देखें, इंटरनेशनल कानून के तनाजुर में देखें, तो कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से अपने राह रस्म रख सकता है, मासिवाय इसके कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क से इस सिलसिले में मुत्तकी साहब इंडिया में हैं, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई मनसूबा नहीं बनाते हैं, तो उस सिलसिले में ना इंटरनेशनल कानून उनको रोकता है, ना हमें कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो वहाँ आती है कि इंडिया से जो इस वक्त रॉ फंडिंग कर रही है, उस फंडिंग के वजह से जो दहशतगर्द उधर है, ख़ास तौर पे TTP के अफराद, वो और बाकी भी दहशतगर्द ग्रुप, वो वहाँ से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान आके अपना ऑपरेशंस कर रहे हैं, यानी दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो एतराज़ तो यहाँ है। अब इस सिलसिले में मुत्तकी साहब वहाँ हैं, इस बारे में अगर बात नहीं करते तो ठीक है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस सिलसिले में अगर कोई उनके साथ हम आहंगी करते हैं इंडिया के साथ, तो यकीनन एतराज़ बनता है। और एतराज़ यूँ भी बनता है कि अफ़गानिस्तान को हम तो नहीं कह रहे हैं कि वहाँ दहशत गर्द ग्रुप वहाँ हैं, वहाँ तो हमारे पास तो खैर सबूत भी है, लेकिन उसके हमारे अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने अब तक कोई अपनी 4 रिपोर्टें दे चुकी है। आखिरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 20 वहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं, TTP भी है, बाकी सारों का नाम भी लिया है उन्होंने, और ये भी इंडिकेट कर दिया है कि वहाँ से नेबरिंग कंट्रीज़ में अक़वाम मुत्तहिदा दरअसल इज्तनाब करती है नाम लेते हुए, वहाँ से नेबरिंग कंट्री में भी आके हमला कर रहे हैं। अब ये बातें तो उन्होंने कर दी हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि वो कंट्री जहाँ हमारे ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी की जाती है, जहाँ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे ज़्यादा फंडिंग इस काम के लिए इस्तेमाल करती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, तो ऐसी सूरत में हमें एतराज़ हो जाता है। तो लिहाजा
جہاں تک وزیر خارجہ کا تعلق ہے اقوام متحدہ کے، وہ دنیا کے جس ملک میں جانا چاہیں، جو ملک ان کو بلانا چاہے، وہ بالکل وہ ان کا اپنا ایک ساورن حق ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے بتایا جمیل وہاں صاحب، سے بیٹھ کے انہوں نے بیان دیا ہے. ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے دنیا میں، دنیا کی پولیٹکس میں جب بھی دیکھا جاتا ہے تو ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ افغانستان سے انفلٹریشن کی بات کی جاتی ہے، پاکستان میں دراندازی کی جاتی ہے، افغان سرزمین یوز کی جاتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو گزشتہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں فگرز باقاعدہ دیے گئے ہیں کہ 30 سوسائڈرز جو تھے وہ افغانی تھے، اور کس طرح ہم نے دیکھا کہ گورنر کا بیٹا بھی بارڈر کے اوپر ہلاک ہوا انفنٹریٹ کرتے ہوئے پاکستان میں. اور افغان حکومت جو ہے وہ سرے سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی. اور ابھی حالیہ جو پرسوں کی بات، راشب کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ایئر سٹرائک کہی جا رہی ہے جو کہ سوشل میڈیا یا افغان جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں، جس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے. اس میں ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے اس کو کابل میں مارتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہے. تو کابل میں موجودگی ان کی، اس کے بعد پکیتیا کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی اٹیک ہوا. تو یہ تمام شواہد تو پوری دنیا کو دیے جا چکے ہیں آلریڈی. اور اس کے بعد یہ دورہ جو ہے یہ بڑا کنٹروورشل اس لیے پاکستان کے تناظر میں بن جاتا ہے کہ پاکستان جو ہمیشہ کہتا رہا ہے بھارت کے حوالے سے، تو یہ تو ایک مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے. جی وہ تو آپٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے انٹرنیشنل قانون کی بات جی کی. قانون تو آپٹکس بالکل کے لحاظ اجازت سے دیتا اگر ہے. دیکھا جائے، جی آپٹکس کے لحاظ سے تو یہ بات درست ہے کہ اس موقع پر جبکہ دہشت گردی، لیکن دہشت گردی صرف متقی کے جانے سے وہاں تو نہیں ہو رہی ہے نا، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ہم ہمیشہ افغانستان کو کہتے رہے ہیں کہ اس کو روکے. اس کے بعد میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ رکتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور پاکستان نے اپنا موقف دے دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا موقف دے دیا کہ جو سپورٹرز ہیں چاہے وہ لوکل ہوں، پولیٹیکل ہوں یا باہر سے ہوں، خارجی ہوں، ہم تو ان کے خلاف کام کریں گے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ ہماری اپنی فرض منصبی کے علاوہ یہ انٹرنیشنل قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. مثال کے طور پہ وہ قانون کیا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 1 میں ہی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ملک پر کوئی گزن پہنچاتا ہے کسی قسم کا انکلوڈنگ ٹیررزم، تو وہ آپ کی ساورنٹی پہ خطرہ ہے، آپ کے لوگوں کو آپ کے ملک کے اندر آ کے مار کے جا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ تھریٹ پوزڈ بائی ٹیررزم، باقی تو مینٹیننس آف پیس ہے، سیکیورٹی ہے، لیکن انکلوڈنگ دیٹ. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو دوسرا اقوام متحدہ کے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں وہ بھی تو انٹرنیشنل قانون بن جاتا ہے. صحیح. تو اس کا سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن 1373 ہے. 1373 کے مطابق کسی بھی ممبر ملک کو، پاکستان کو چھوڑیں، کسی بھی ممبر ملک کو اگر وہ ٹیررزم کو سپریس کرنے کا حق حاصل ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں سے ٹیررزم پاکستان میں کر رہی ہے تو اس کو سپریس کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن کیونکہ اس میں کچھ انٹرنیشنل ایسے گرے ایریاز آ جاتی ہیں کہ اس کے لیے کچھ پروسیجرز اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں، تو فی الحال اس کی نوبت نہیں آئی ہے. لہٰذا ہماری فارن آفس نے اس کو منوان نہیں کہا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، اور نہ ہی ہمیں بھی اس کے کوئی جسے کہا جائے کہ سرکاری موقف سے منوان کوئی ایسی بات آئی ہو کہ پاکستان کے جہاز وہاں گئے اور پاکستان کے جہاز نے کیا. سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے ایسا شاید ہوا بھی ہو، لیکن کیونکہ سرکاری موقف ابھی یہی ہے کہ ہم تو جہاں بھی ہوں گے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کان دائیں طرف سے پکڑیں یا بائیں طرف سے پکڑیں، وہ جہاں بھی دہشت گرد جو ہمارے ملک میں آ کے انوالو ہو رہے ہیں ان کو سپریس کرنا ہمارا ایک فرض منصبی بن جاتا ہے. وہ کیا جا رہا ہے. اس طرح کوئی ہم تو نہیں، بہت سارے ممالک ایسا کر رہے ہیں کہ کسی ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ ملک جا کے اس ملک میں جہاں اس کے ٹھکانے ہیں، ہم نے پہلے بھی تو کیا، پکتیا میں بھی تو ہم نے کیا نا، پکتیا سے ہمارے پر حملہ ہوا، ہم نے کیا، وہ افغانستان کا وہ تھا اور ہم نے بتا کے کیا. تو اب یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹگ آف وار، پاکستان ہمارا افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم نے 30 سال تک زیادہ اس سے بلکہ آبیاری کی ہے طالبان کی، اور وہ الفا سڈن اگر کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو ان کے روٹ کازز کو دیکھ کے، جس طرح کی آج انڈیا دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے ایمبیسڈر صادق دوبارہ ادھر جا رہے ہیں، دوبارہ انگیج کر رہے ہیں، تو ایک طرف ہماری فارن پالیسی کے تحت ہماری اپنی انگیجمنٹ جاری ہے اور جاری رکھیں گے ہم. افغانستان ہماری زبان، بہت سارے معاملات میں ہمارے پاکستان کے ایک صوبے کی پوری زبان بولتے ہیں، وہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے گھر میں رہے ہیں، ان کے اب بھی فیملیز یہاں ہیں. تو لہٰذا اس کو وہ ایفرٹس اپنی جگہ پہ جانا چاہیے، لیکن ساتھ میں اگر کوئی ہمارے لوگوں کو شہید کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور وہی ہمارے
DGISPR نے سیاق و سباق کے ساتھ فگرز کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی. انہوں نے بتا دیا کہ کتنے آپریشن ہوئے, کتنے سوئسائڈ بمبر, آپ نے خود ہی بتایا نا 30 کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ 2 سال میں 10 سال میں جتنے لوگوں کو, خارجیوں کو نہیں مارا گیا, وہ پچھلے 2 سال میں آپریشن میں, تو ہماری طرف سے بھی تو ہم ٹھیک ٹھاک آپریشن کر رہے ہیں. لیکن یہ سلسلہ روکنے کے لیے افغان طالبان کا تعاون بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا افغان طالبان جیسا کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا افغانستان کے ہر انچ پر پورا مکمل کنٹرول ہے, اس میں ڈاؤٹ فل بات ہے یہ, کیونکہ ان کے پاس وہ ہتھیار, ان کے پاس یہ جو میکینزم ہے, ایڈمنسٹریٹو میکینزم, ابھی پورے کا پورا وہ نہیں بن سکا ہے. باقی اگر ان کو امریکن ہتھیار مل گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, وہ تو ہمارے پاس بھی آ کے استعمال ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا انتظام و انصرام, ان کا ٹوٹل کنٹرول آ گیا ہے. اس کی وجہ سے ابھی ان کو شاید اس میں بھی ٹائم لگے. تو اگر ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے, میری اطلاعات کے مطابق تو, اور میرے کچھ افغان منسٹر لیول کے لوگوں سے پاکستان وہ آئے تو ان سے میرا رابطہ ہوا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خود تنگ ہیں اندر سے, جو وہ بات کرتے ہیں, آپ کو جہاں ملتے ہیں ماریں آپ ان کو. تو ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم وہ اپنا حق بھی استعمال کریں گے, ان سے بھی کہیں گے کہ بھائی آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں, باقی ہمارے پاس تو اتنی قوت ہے. ابھی ہم نے مارکہ حق میں جب اتنی بڑی اپنے سے 8 گنا زیادہ قوت کو, اور جو دعویٰ کرتی ہے اس کو ہم نے جب شکست دی ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسرے ملک میں بھی جا کے ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں, جیسا کہ کیا سوشل میڈیا کے مطابق اور خبروں کے مطابق, جیسا کہ اس دفعہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے, تو وہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. اور جو لاسٹ 2 سالوں میں جو 30 افغان سوئسائڈ بمبر کا جو ذکر کیا, تو اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. ان کے DNA موجود ہیں, ان کی ساری جو ایویڈنس موجود ہے, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو رابطہ رہا انڈین ایجنسی سے, اس کے باوجود اگر ہم اس جی ہینڈلر جو ان کے ہیں, اور جی ہینڈلرز ہمارے تو 20 افراد کو پاکستان میں راولا کوٹ سے لے کے اور کراچی تک انہی ہینڈلرز کے ذریعے مروایا گیا نا. تو یہ, اور پھر چلے ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں, انہوں نے یہ کام کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن کینیڈا میں جا کے انہوں نے کیا کیا, امریکہ میں جا کے کیا کیا, برطانیہ میں بھی انہوں نے یہی کام کیا. تو یہ انڈیا کا اگر یہ وتیرہ رہا, تو انڈیا کو بھی تنبیہ دے دی گئی ہے کہ ذرا اس معاملے میں اپنے آپ کو روکیں, اور ساتھ ساتھ افغان کے ساتھ, کیونکہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر ایک لحاظ سے ہر لحاظ سے دیکھا جائے, ہم چاہیں گے کہ ایسی سختی ہم ان پر نہ کریں. ہم چاہیں گے کہ گفت و شنید سے بات ہو جائے, لیکن اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا ایک جواب دے دیا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ جواب آئندہ بھی ترکی بترکی دیا جا سکتا ہے ٹیررسٹ گروپ کو. افغان طالبان اس کو نہیں روک سکتے, تو ظاہر ہے کسی نے تو روکنا ہے. اس میں جمیل احمد خان صاحب بات یہ بھی آتی ہے کہ موساد نیٹ ورک کی بات کی جا رہی ہے, را کے ساتھ افغان سابق NDS کے لوگ یا پھر ان کی انٹیلیجنسیا یا پھر پراکسیز, وہ مل کے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ہم نے ایران کے انسیڈنٹ میں بھی دیکھا, بہت سارے افغانی پکڑے گئے. اس کے علاوہ دیگر ملکوں کی بات کی جا رہی ہے, گلف کنٹریز کی بات کی جا رہی ہے, ایون قطر کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تو جس طرح اجیت ڈووال کی ایک سپیچ تھی جو پاکستان کے خلاف اس نے بات کی تھی 7 منٹ کی, اس میں اس نے ان کو افغان طالبان کو اس نے مرسنریز کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم نے گیئر شفٹ کیا ہے اور پیمنٹ ٹرپل کر دی ہے. جی, یہ سب سے زیادہ فنڈ ایلوکیشن, بجٹ ایلوکیشن انڈیا اگر کرتا ہے را کا, تو وہ کرتا اسی کام کے لیے کہ پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. اور یہ آج سے نہیں, کئی برس اس میں موساد کے بھی فنگر پرنٹس مل رہے ہیں, حوالے سے موساد کے بھی ملے ہیں. موساد کے دیکھیں نا, وہ کزنز ہیں آپس میں, وہ کزنز میں ہے. موساد نے اس جو مارکہ حق میں بھی تو ساتھ دیا نا ان کا, کشمیر میں ان کی ایڈوائس کون کر رہا ہے. تو وہ تو اس میں تو ایک مصمم سی بات ہے, چھوٹا بھائی بڑے بھائی والی بات ہے نا, مودی بھائی اور نیتنیاہو بھائی, یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی والی بات ہے.
तो उस लिहाज से नेतन्याहू और मोदी और इसका कोई ये थोड़ी, बल्कि यहाँ तक कुछ सोशल मीडिया पर और कुछ वायदे आए हैं कि इंडियन सोल्जर्स उनके इजराइल के बिहाफ पर पैलेस्टाइन में भी जाके ऑपरेट करते रहे हैं। तो उस लिहाज से उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, और यही वजह है कि हम दुनिया को ये बावर करा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब ये जो नई मिडिल ईस्ट पीस प्लान आया है, हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत ख्याल आ जाए। आपको इफेक्टिव लगता है ये पीस प्लान जो है? आपको लगता है कि हम इसराइल के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मग़वियों की बाजियाबी के बाद क्या वो दोबारा हमले ना करे? इस दफ़ा थोड़ी सी उम्मीद की ज़्यादा किरण सामने महसूस हो रही है, इसलिए कि इस मरतबा ये पूरे का पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप, सब दुनिया के मजबूत तरीन मुल्क के मजबूत तरीन प्रेसिडेंट की अपनी रेपुटेशन शामिल है, उस मुल्क की रेपुटेशन शामिल है। अब वो बीच में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो वो चाहेगा कि किसी तरीके से, और पाकिस्तान 8 ममालिक दूसरे हैं उसमें, तो वो चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से ये फेज़ आगे बढ़े। लेकिन इजराइल की अगर आप पुरानी हिस्ट्री को देखें तो उस हिस्ट्री को देखते हुए ट्रस्ट नहीं कर सकते। पहले दूसरे फेज के बाद ट्रस्ट तो कभी ना 48 से लेके अब तक किस मामले में इजराइल ने पासदारी की है, किसी कानून की या किसी अपने एग्रीमेंट की, आज तक नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा जो मैकेनिज्म बनाया गया है, जो इम्प्लीमेंटेशन की सरबराही कर रहा है, वो चेयरमैन है एक, और वो चेयरमैन का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और जो कि सदर है सबसे मजबूत तरीन मुल्क का, और जिसने बहरी बेड़े अपने लगाए हुए सारे बहरे इसमें अहमर में, और लेकिन दूसरी तरफ हम इसराइल की बका भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ही देखते हैं। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ कोई करारदाद पास की जाती है तो वीटो हो जाता है अमेरिका की जानिब से। जी, वो तो कहते हैं ना कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका। इसके पीछे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1897 में जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में, उस वक्त से लेके आज तक जो इजरायली लॉबी जिस पे किताबें लिखी गई हैं, और सबसे उम्दा किताब इसमें है जॉन मीर शायमेर की किताब, जिसमें इजरायली लॉबी का उन्होंने बताया है कि किस तरह कांग्रेस में, किस तरह व्हाइट हाउस में, किस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट पर, किस तरह पेंटागन में, किस तरह बाकी इदारों में उसका इन्फ्लुएंस है, किस तरह वो देखें। अभी 8 ममालिक ने मीटिंग की 9 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जब बाद में नेतन्याहू गए हैं वहाँ तो 29 को, तो उसमें क्या हुआ, 29 को जाके उन्होंने 6 घंटे वहाँ व्हाइट हाउस में, उससे पहले इजरायली लॉबी ने अपना काम दिखला दिया, उसमें जो चीज़ों पे एग्री किया था उसमें चेंज करा दिया। तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इस दफ़ा ये मैकेनिज्म, पहले वाले क्या मैकेनिज्म थे, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ, उसकी धज्जियां उड़ा दी इजराइल ने। अब सिक्योरिटी का काउंसिल का रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ है ना, अब तो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के ताकतवर प्रेसिडेंट ने जमा लिया है। अब अगर वो अपनी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं अपने हाथ से, मैं नहीं समझता कि वो चाहेंगे। तो उस लिहाज से इजराइल को इस दफ़ा, इजरायली लॉबी को भी थोड़ा प्रेशर में है। इजरायली लॉबी को 2 प्रेशर आ गए। एक तो ये है कि डायरेक्ट कमिटमेंट, क्योंकि गैर रवायती प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, रवायती नहीं है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट के सिर्फ एडवाइस पे चले, व्हाइट हाउस के अपने फैसले हो रहे हैं बहुत सारे। दूसरा ये है कि इजरायली लॉबी को पता है, जिसके ताने बाने हर जगह बुने हुए हैं पूरे अमेरिका में, हर इदारे में, उनको पता है कि जो लोग समुद्रों की तरह इंसानों का समुंदर बाहर उमंड आया है, वो प्रेशर ऐसा पड़ेगा कि इजरायली लॉबी वहाँ खतरे में पड़ जाएगी। तो ये न सिर्फ अमेरिका में, आप देखें कि एम्स्टर्डम में परसों क्या हुआ, एम्स्टर्डम में इतने अफराद, स्कोर्स ऑफ पीपल, हज़ारों लाखों लोग जो बाहर निकल आए, छोटी सी आबादी, और उन्होंने, बड़े पुरअमन लोग हैं, उन्होंने सेंट्रल स्टेशन बंद कर दिया, पटरियों पे लेट गए वो कि जंग बंद कराओ, सैंक्शन लगाओ इजराइल पर। बाकी स्पेन में देख लें क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में देख लें क्या, इटली में देखें क्या हो रहा है। तो ये तमाम जो वेस्टर्न मुल्क में, हमारे तो चले ठीक है, ओआईसी वाले खैर इस मामले में हमें पता है कि उनके जो हालात हैं बेचारों के, लेकिन जो वेस्टर्न ममालिक के दबाव पड़ रहा है, उसमें इजरायली लॉबी भी दबाव में है। तो 2 चीज़ों को अगर आप मिला के तजिया करें, 2 चीज़ों पे, एक तो इजरायली लॉबी भी प्रेशर में है, अमेरिकन सदर की कमिटमेंट भी आ गई बीच में, और उसकी वजह से वो चेयरमैन है बोर्ड ऑफ पीस का, और उस चेयरमैन के साथ 8 दूसरे ममालिक के मेंबर हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये मैकेनिज्म जी बिल्कुल, उनकी साख भी स्टेक पहले के मामलात में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे वक्फा, उसके बाद अगले गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे फ़लस्तीनी भाई सहाफ़ी जलालुल फ़राज साहब। हमने थोड़ा अर्सा पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे, बहुत तनकीद भी हुई, कुछ इदारे या कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया इसको। हमने बात फ़लस्तीन की इमदाद के हवाले से की थी। जलालुल फ़राज साहब का मौक़िफ़ था कि अरबों रुपया जमा किया गया है फ़लस्तीन के नाम पे, लेकिन एक तिनका जो है वो गज़ा में फ़लस्तीन में नहीं पहुंच रहा। प्रैक्टिकली ये बात ठीक भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप मिस्र के ज़रिए भी कोई इमदाद भेजते हैं तो उसका एक सख्त निगरानी के अंदर बॉर्डर क्लोज़ करके वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा जैसे जानवरों को कोई इमदाद दी जाती है उस तरह मिस्र के ज़रिए भी, इस्लामी मुल्क है हालांकि, वो दी जाती है। लेकिन चंद अनासिर ने कुछ इसका प्रोपोगंडा भी किया। ये क्लिप बड़ा वायरल हुआ। मैं जलालुल फ़राज साहब से उसकी वजाहत भी तलब करूँगा। और जो गज़ा में 2 साल जंग के बाद जंग की जो बंदी हुई, जंग बंदी हुई है, 2 साल जंग रहने के बाद जो तबाही और जो इंसानियत सोज मजालिम किए गए हैं फ़लस्तीन में, उस पर भी बात की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जलाल साहब, मैं सबसे पहले तो वो वजाहत चाहूँगा कि कुछ ऐसे इदारे जो कि इमदाद कर रहे थे, शायद ले रहे थे, उन्होंने शायद उस बयान को जो आपका गुज़िश्ता प्रोग्राम में था उसको पर्सनल ले लिया, और कुछ अनासिर हैं जो कि बाकायदा उस पर तनकीद भी करते रहे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस आयत से शुरू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी ए ईमान वाले, जब भी आपके पास कोई ख़बर लाता है तो उसका पहले तहकीक कर लो, फिर फैसला करो। तो आज आसिम भाई बरोज़ जुमा हफ्ता 11 अक्टूबर 2025 मैं उस बयान का आज मैं वजाहत करूँगा जी। सबसे पहले बात तो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी फरमाता है, वमा जज़ाअल इहसान इल्ला अल इहसान। एहसान का बदला एहसान है। मैं कौन होता हूँ पाकिस्तानी अजीम अवाम के एहसान को जुतलाने वाले, इनकार करने वाले। मैं वही शख्स हूँ जिसको जाली सहाफ़ी कहा गया है। हालांकि मैं वाहद फ़लस्तीनी सहाफ़ी हूँ जिनके पासपोर्ट में 20 साल से प्रोफेशन सहाफ़त लिखा हुआ है, सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त में मेरी बड़ी लंबी तारीख़ गुज़री है। मैंने ख़ुद अभी सहाफ़त से थोड़ा सा किनारा कर लिया क्योंकि मैंने अपना आप को गज़ा के लिए वक्फ किया है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गज़ा का हूँ, है तो खान यूनिस का हूँ, है। और जो लोगों ने अनासर जिनका जिक्र आपने किया कि जनाब ये इनका गज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह के बंदे, मेरा नाम जलाल महमूद अल-फ़र्रा, मेरे ख़ानदान में से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 300 से ज़्यादा शहीद हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आसिम भाई, 11 अक्टूबर 2025, मेरे बहन भाई, इनके बच्चे समेत 45 वो खेमों में गज़ा में, इनका बस कोई एक छत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं उस बयान का वजाहत करने के लिए, क्योंकि आपने किसी तंजीम का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया था। मुझे याद है वो जुमले थे क्या मेरे थे। मैंने ये कहा कि आसिम भाई, मुझे पता है इस मुल्क में 150 अरब रुपया जमा हुए हैं गज़ा के नाम पर इमदाद के लिए। अब उसमें से अब गौर से प्लीज़, आज ये लाजमी इस पे फोकस करना है। मैंने कहा कि अब 150 अरब में से गज़ा के अवाम को कितने मिले हैं वो गज़ा के अवाम जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, वो बताएंगे, ठीक है। ये जुमला था। ना ही मैंने किसी जमात का नाम लिया, ना मैंने किसी फाउंडेशन का नाम लिया। आज सूरत हाल क्या है, और मैंने ये भी कहा था उस वक्त जब मैं चश्मा निकाल कर मैंने कहा था कि ये चश्मा आप पूछा के दिखाएं। क्या वक्त ने ये साबित नहीं किया कि मैं सच कह रहा था? कि उस वक्त अगर इमदाद जाता था गज़ा उस वक्त, तो इसका मतलब पूरा दुनिया से जाता है। तो आज फिर गज़ा के अवाम, गज़ा के बच्चे भूख से क्यों मरे हैं? नंबर 1। नंबर 2,
कुछ अनासर लोगों ने खुद यहाँ पर एक मुअज़्ज़ज़, आज मैं खुल के नाम बता रहा हूँ, एक मुअज़्ज़ज़ फाउंडेशन का नाम लेकर अपने फेसबुक इस्तेमाल किए और क्रिटिसाइज किया था। हाँ कि जलाल अल-फर्रा ने अल-खिदमत फाउंडेशन, मैं अल-खिदमत आज मैं कह रहा हूँ ना कैमरे के सामने, इन्होंने कहा जलाल अल-फर्रा अल-खिदमत फाउंडेशन के उसको टारगेट किया जलाल अल-फर्रा ने। अल्लाह के बंदे, अल-खिदमत फाउंडेशन का मैंने नाम नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, और अल-खिदमत फाउंडेशन जो गज़ा के अवाम के लिए किया है वो हमारे सर और आंखों पे, और हम इससे मुनकर नहीं है। लिहाजा मैं आज अल-खिदमत फाउंडेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो एक सियासी जमात भी है कि भाई आप लोग जमात इस्लामी की बात जमात करें। इस्लामी, जी हाँ, आप लोग असल दुश्मन आप अपना तलाश करें। आप लोगों के अंदर से एक दुश्मन है, कुछ अनासर हैं जिन्होंने मेरे बयान को घुमा फिरा के आपसे मंसूब किया, आपसे मंसूब इन्होंने कर दिया, जबकि मैंने ऐसा कहा नहीं है। हमेशा मैं जमात इस्लामी को, यकीन करें आसिम भाई, मैं इज्जत की निगाह से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनकी खिदमत है। पाकिस्तान, नहीं, मैं आज बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के अलावा और कौन गज़ा के लिए खड़े हैं? अल-खिदमत फाउंडेशन की जो खिदमत है गज़ा के लिए, वो इससे ज्यादा किसने किया है? नो डाउट। सर, मैं अब कोई ये समझेगा कि जी नहीं अभी जलाल अल-फर्रा चपलू से करे, नहीं भाई, मैं किसी का बाप से नहीं डरता हूं, मुझे अल्लाह की सिवा किसी से डर नहीं है। लेकिन अल-खिदमत फाउंडेशन ने जो गज़ा के अवाम के लिए किया है, चाहे वो गज़ा के अवाम जो गज़ा के अंदर हो, या गज़ा के लोग जो मिस्र में जख्मी है, या वो गज़ा के लोग जो फ़लस्तीन जो पाकिस्तान में मौजूद है, इनके लिए जो किया है अल-खिदमत फाउंडेशन ने, हम इनका बेहद मशकूर है। लेकिन मैं एक आखिर बात कहूँगा, देखिए अल-खिदमत फाउंडेशन का हम बेहद मशकूर तो हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस अजीम पाकिस्तानी अजीम अवाम के मशकूर है, क्योंकि अल-खिदमत फाउंडेशन ने जो भी किया है, खोल कर इमदाद, वो तो पाकिस्तानी अवाम ने दिया ना। लिहाजा मैं आज आपके तवज्जो से आसिम भाई, मैं जमात इस्लामी को, भले मैं कुछ उनमें से लोग कभी हो सकता नाराज़ होंगे मुझसे, जमात इस्लामी हमारे लिए काबिल एहतराम जमात है, और हमेशा इन्होंने गज़ा के लिए आवाज़ उठाया, और अल-खिदमत फाउंडेशन ने हमेशा हमारे भूखे प्यासे बच्चों को खिलाया पिलाया। हम एहसान फरामोश नहीं है। तलाश करें अपने दुश्मन को। जलाल अल-फर्रा आपका है, और जलाल अल-फर्रा ने आप लोगों का नाम कभी भी नहीं लिया। हाँ, जब मैंने कहा बहुत है ना, बहुत से लोगों ने अल-खिदमत को आप साइड पे रख के, जमात इस्लामी को साइड पे रखे, कुछ और लोगों ने इमदाद जमा की है। आसिम भाई, यहाँ के मीडिया लोग खुद बताते हैं, मेरी बातों को तो आप छोड़ दें। यहाँ के जो रिसर्चर हैं और यहाँ के जो बड़े बड़े टाइकून हैं मीडिया के, वो खुद कहते जी हाँ बिल्कुल गज़ा के नाम पे अरबों रुपये जमा हुए, लेकिन आप उसको अल-खिदमत या जमात इस्लामी से मंसूब कर लें, नहीं। मैं जलाल अल-फर्रा गवाही देता हूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन ने माजी में और अब भी हमेशा फलस्तीन के लिए उनके लिए खड़े हुए। बस इनको बताइए कि अपना दुश्मन को जो है ना तलाश करें और मुझसे पूछे वो दुश्मन कौन है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक। अच्छा जलाल साहब, 2 साल जंग के बाद तबाहाल गज़ा, और हम देखते हैं जो बर्बरियत और जुल्म किया गया, जिस पे दुनिया सिर्फ लबकुशाई करती रही, कुछ काम ऐसा नहीं किया कि जो इसराइल का हाथ रोकता। आपको लगता है कि अब ये मुआहदा जो हुआ है, इसके बाद इसराइल पर एतबार किया जा सकता है? इसराइल मग़वियों की बाजियाबी के बाद दोबारा हमला नहीं शुरू कर दे? क्या माजी जो कहता है इसराइल के हवाले से, उसको देखते हुए हम बात करें? आसिम भाई, शायद आपने 2 साल के बाद थोड़ा सा मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आज आपने देख ली। वो इसलिए कि चले यार, ये 2 साल के बाद मेरी आवाम को, गज़ा के आवाम को, मेरे बहन भाइयों को सुख का सांस लेने का मौका तो मिल गया। कम से कम अभी पानी मिल तो जा रहा है, खाने पीना। अभी इनको ऊपर जो मौत था, जो बमबारी 24 घंटा जो मौत चारों तरफ से था, वो रुक गया, क्योंकि मेरे बहन भाई है ना आसिम भाई, वहाँ पे मेरी सगी बहन, इनका जो अंदर खून है वही खून मेरा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये
कुछ अरसे के लिए, मैं इसको कहूँगा कुछ अरसे के लिए रुक गया। यानी आपको भी एतबार नहीं है? मैं आ रहा हूँ ना आपके सवाल की तरफ। देखिए सर, सबसे पहले बात तो ये है आसिम भाई, ये 20 नकात पर मुश्तमिल जो मंसूबा है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बनाई है। एक तो खैर 20 नकात थी नहीं है, वो 21 थी, लेकिन जब नेतन्याहू गया है अमेरिका तो एक को माइनस करके 20 बिलाया। एक कौन सा है पॉइंट है, वो है जिसमें फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत की बात है, उसको इन्होंने माइनस कर दिया, और जो 20 नकात है उसमें भी तरमीम की है, बहुत चेंजिंग इन्होंने। अच्छा आसिम भाई, वी डोंट ट्रस्ट इसराइल, हमें इसराइल पर कोई भरोसा नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी इसराइल हमला कर सकता है, कल भी हमला कर सकता है, और हमें इस बात का खदशा है और खदशा रहेगा। ये जो भी हुआ है शर्म शेख के अंदर, मिस्र के अंदर है, जो अमन का मुआहदा हुआ, हमें इस चीज़ का खदशा ये कि ये ऐसा तो नहीं, ये जाल है फ़लस्तीनियों के लिए और हमारे गज़ा के मुजाहिदीन के लिए कि बस यरगुमालियों को ले ले। जो यरगुमाली है, जो इसराइल 2 साल से ताकत जो से, जंगी कैदी हैं, हाँ यस, जो इसराइल ने जो अहदाफ हासिल नहीं कर सका 2 साल में ताकत से, जिसका वो दावा कर रहा था, वो जो दावा कर रहा था ना, नहीं कर सका। ऐसा तो नहीं है कि ये इस मंसूबे के जरिए से वो हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, यही मेरा सवाल था आपसे सर। असल बात तो ये है, हमें खदशा, और पहले बात तो ये थी। दूसरी बात आसिम भाई, अभी हमास या जो मुज़ाहमत तंजीमें हैं और इसराइल के दरमियान अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुई हैं। असल मुज़ाकरात आने वाले दिनों में है। अगले मरहला, ये जो पहला मरहला है ना, ये मुज़ाकरात कैदियों का तबादला है ना, ये तो इस पे तो हमास पहले से राज़ी था। हमास तो इनको 1 साल से कह रहे कि भाई जो आपकी मगवी है हमारे पास है, आप ले लें, और हमारे जो फिगर्स है फ़लस्तीनी कैदी है जो बड़े, वो हमें दे दें, आप हमें दे दें। इसराइल ने जो ताल मतोल करते रहे, और आखिरी में सबूत दे दो, कतर में क्या हुआ था, कतर के ऊपर हमला क्यों हुआ था और किस पर हुआ था? उसी वफ्द के ऊपर हुआ था ना, जो नेगोशिएट कर रहा था, जो नेगोशिएट कर रहे थे हमास के जो हमारे भाई है, इनके ऊपर था ना। तो वो किस लिए बैठे हुए थे वहां पर? इसी मौजू पे बात करने के लिए कि आप कैदी जितनी है आपके हमारे पास घुमा लिया, आप ले लें, और जो हमारी कैदी आपके पास हैं जिनकी 10-10, 5-5 उम्र कैद की सजा है, वो हमें दे दें। क्योंकि जलाल साहब, जो कतर में हमला किया गया जो वफ्द के ऊपर, जो कि मुज़ाकरात कर रहा है, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं हमने देखा, या दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं देखी कि उसी के ऊपर हमला कर दिया जाए जो आपसे मुज़ाकरात करने आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल की नीयत साफ नहीं है। सर, आपकी बात को मैं यकीन करो तायीद करते हुए मैं आपको बताऊं, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं, अभी जो मुज़ाकरात शर्म शेख में मिस्र में हुई है, मिस्र में, ये क्यों मिस्र में हुई है? ये तो कतर में होनी थी। माफ़ी तलाफी तो हुई थी ना कतर और इसराइल के वो हमले की बात, नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी कतर से, माफ़ी मांगे ना, लेकिन क्यों हुई है? ऑफ द रिकॉर्ड जो बात है, जो आप शायद आपके मीडिया में ये बात है, कभी इसका जिक्र नहीं हुई। मैं अब इसका आज मैं डिस्क्लोज करूंगा, और मैं चैलेंज करूंगा ये बात गलत साबित हो। कतर ने दोबारा दावत दी थी कि भले मुज़ाकरात इधर कर ले, हमास वालों ने इनकार कर दिया कि उनको कतर पे भी ट्रस्ट नहीं था। कतर के इंटेलिजेंस के और कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर ना हो तो बेहतर है। तो अब्दुल फत्ताह सीसी, इसराइल का, मिस्र का जो सदर है, इन्होंने दावत दी कि नहीं, मेरा बास आप मुज़ाकरात कर ले, क्योंकि इसराइल जो है ना, वो मिस्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगी। यानी इतना गुज़िश्ता दिनों मिस्र ने तैयारी भी की थी, कुछ उसको भी डर था कि उस पर भी हमला किया जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल फराज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, कुछ हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए फ़लस्तीन के हवाले से, और कुछ सीक्वल था पिछले प्रोग्राम के जो बयानात थे जिसके ऊपर बड़ा वो क्लिप वायरल हुआ और तनकीद भी की जा रही थी। उम्मीद है को बहुत सारी चीज़ों को हमने क्लियर किया है और बहुत सारे लोगों तक ये जवाब पहुँच गया होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।